अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। बेशुमार तरदीदों और दबी दबी सी तस्दीकों के बाद बिलाखिर अब हुकूमत खुलकर अदलिया से मुताल्लिक आईनी तरमीम का एतराफ़ करने लगी है। पहले कहा जा रहा था कि हुकूमत ऐसी कोई तरमीम नहीं ला रही, फिर कहा गया कि मुकद्दमात की तादाद के पेश नज़र जजिस की तादाद बढ़ाने के लिए कानून साजी पर गौर किया जा रहा है और अब खुलकर कहा जा रहा है कि डंके की चोट पर आईनी तरमीम की जाएगी। कल हमारे ही प्रोग्राम में मुशीर वज़ीर आज़म बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने एतराफ़ किया कि हुकूमत अदलिया के हवाले से आईनी तरमीम लाने जा रही है। कोई आईनी तरमीम लाना चाह रहे हैं आप? जी बिल्कुल। देखिए, इसमें कोई ऐसी शक व शुबे वाली बात नहीं है और बिल्कुल हुकूमत अगर लाएगी तो ठोक बजा के लाएगी और ये हमारा इस्तेकाक है पार्लियामान का। आई डोंट नो व्हाई इसको इतना पोलिटिसाइज या ओवरली पोलिटिसाइज कर दिया गया है। लीगल रिफॉर्म्स के हवाले से आईनी तरमीम बिल्कुल हुकूमत कंसिडर कर रही है और उस पर हमने काम भी किया हुआ है। अकील मलिक का दावा था कि वो आईनी तरमीम आज कौमी असम्बली और सेनेट में पेश करेंगे, लेकिन अब इत्तलात आई कि हमजा शहबाज और JUI के मौलाना गफूर हैदरी के बैरून मुल्क होने की वजह से अब यह आईनी तरमीम का बिल कल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। अब तक जराए से इन तरामीम को लेकर 5 कयास राइयां की जा रही। कहा जा रहा है कि इन तरामीम में जजिस की उम्र बढ़ाने, चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत मुतय्यन करने, आईनी अदालतों के क़याम, पार्लिमानी कमेटियों और वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर का किरदार बढ़ाने और चीफ जस्टिस के लिए सीनियरिटी का उसूल ख़त्म करने की तजावीज़ की कयास राइयां हैं। इस तरमीम के सिलसिले में हुकूमत का नंबर गेम अभी भी अगर मगर का शिकार है और इत्तलात आ रही हैं कि हुकूमत के पास अभी भी मतलूबा नंबर नहीं। इसी सिलसिले में मौलाना फजल रहमान से रात गए वज़ीर आज़म ने मुलाकात की और मुजव्वज़ा तरमीम के लिए हिमायत मांगी गई। अब बात यह है कि हुकूमत इस तरमीम की हिमायत के लिए PTI के आज़ाद तस्वुर किए जाने वाले अरकान पर तकिया कर रही थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर वजाहत जारी कर दी। 8 रुकनी अक्सरियती फैसला जारी करने वाले जजिस ने जो वजाहत जारी की, इसके मुताबिक सर्टिफिकेट जमा कराने वाले अरकान कौमी असम्बली PTI का रुकन तस्वुर होंगे और इलेक्शन कमीशन को इनका नोटिफिकेशन जारी करना होगा। इस वजाहत में इलेक्शन कमीशन की जानिब से अदालत से रुजू को ताखीरी हरबा और अदालती फैसले पर अमल दरामद में रुकावट करार दिया गया। वजाहत में अदालत ने करार दिया कि इलेक्शन कमीशन अपने लेटर्स में खुद बैरिस्टर गौहर खान को चेयरमैन और उमर अयूब को सेक्रेटरी जनरल कहकर मुखातिब करता रहा है, इसलिए इन 2 साहिबान की तौसीक से अरकान को PTI का रुकन तस्वुर किया जाएगा। यानी हुकूमत जिन आज़ाद तस्वुर किए जाने वाले अरकान पर तकिया कर रही थी, अदालती वजाहत ने उनको PTI का रुकन करार दे दिया। क्या इस अदालती वजाहत के बाद हुकूमत की नंबर गेम बिल्कुल ही हाथ से निकल गई? ये सवाल एक जानिब, लेकिन हुकूमत की जानिब से मुजव्वज़ा आईनी तरमीम को कौमी असम्बली से मंजूर करवाने की कोशिशें मुसलसल जारी हैं और इतवार के रोज़ वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास भी तलब किया गया। कौमी असम्बली के इजलास से पहले वफाकी काबीना को इतवार के रोज़ हंगामी इजलास होगा, जिसमें आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दी जाएगी। सूरत हाल पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। उनसे सेनेट में भी मामला जाना है, वहाँ भी हो रहा है, वहाँ भी नंबर गेम है और कौमी असम्बली में भी। सबसे पहले सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज इबहाम बहरहाल दूर हुआ, लेकिन बहुत देर हुई इस इबहाम दूर करने को। एक तरफ आईनी तरमीम की बात हो रही है, दूसरी तरफ बिल्कुल एंड टाइम पे इबहाम दूर हो रहा है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। बहुत देर नहीं हो गई इस मामले को लेकर, एक जानिब चल रहा है, दूसरी जानिब आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई डोंट नो कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इतना टाइम लिया है। हो सकता है छुट्टियां बिल्कुल आ रही थी तो उस बेसिस पे हो, लेकिन बहरहाल जो भी है, मेरे लिहाज से ये इतना इम्पोर्टेंट इशू था कि जिस पे सुप्रीम कोर्ट को 15 दिन के अंदर अंदर अपना तफसीली फ़ैसला दे देना चाहिए था। इस किस्म की डिलेज़ जो होती है ना, ये जनरली किसी भी इदारे या किसी भी सिस्टम के लिए ये इतने इम्पोर्टेंट इशू में इतने डिले होने नहीं चाहिए, उसूलन नहीं होने चाहिए। अब बात आ जाती है नंबर गेम्स की, लेकिन उससे पहले बात आ जाती है जी इस आईनी तरामीम की। देखिए, आप ये सोच लें, पाकिस्तान में सीरियसनेस ऑफ लॉ मेकिंग, अच्छा लॉ मेकिंग में भी एक होता है जो सिंपल एक्ट होता है, जो कि आप आमतौर पे लॉ कहते हैं ना, जिसको बिल हम कहते हैं, वो करते हैं। एक होता है आईनी तरमीम। आईनी तरमीम एक किस्म का आप ये समझे कि वो हर चीज़ के लिए सबसे मेन दिल का किरदार अदा करती है। इन लोगों ने अभी तक अपने मेंबरान को भी नहीं बताया कि उसके अंदर क्या है, सिवाय 2-3 के या 3-4 लोगों के। आज सेनेट में लीडर ऑफ द हाउस, जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं और पता नहीं क्या कौन कौन सी और चीज़ें हैं, वो कहते हैं उनको नहीं मालूम।
और ये कल आएगा, और अगर आया और अगर फॉर एग्जांपल कल इनके नंबर पूरे हैं तो ये पास हो जाएगा। क्या पाकिस्तान में सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान में हम आइन इस तरीके से लिखेंगे, चोरी छुपे लिखेंगे? आइन तो वो चीज है कि जिसको लिखने के लिए, जिसमें तरामीम लाने के लिए आपके पास कम से कम 2, 3, 4 महीने उस पर डिबेट होनी चाहिए, और इसको हाउस एज ए फुल हाउस के लिहाज से उस पर डिबेट होनी चाहिए। कमेटी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर डिबेट होनी चाहिए। तरमीम अदालती इस्लाहात का वो कह रहे हैं, अदालती पैकेज है, जुडिशल पैकेज का वो बात कर रहे हैं। अगर वो ये लेकर आते, तसव्वुर कर लेते हैं, पीटीआई फिर साथ होती। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, उसमें एक बिल, मतलब उसमें एक शिक है जिसमें मौलाना साहब भी शायद उन्होंने उनके कहने पे यह है कि आप 4 जजेस के नाम दे दें और उसके उन 4 में से या 5 में से एक को हम कर लेंगे, ठीक है। अब फर्ज कर ले सीनियर मोस्ट जो है, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, हम लोग 5वें को ऊपर करना चाहते हैं, जो कि इस वक्त सुनने में आ रहा है कि जो 5वें नंबर का जज है जिसने 2028 में जो हो जाना है, उसका नाम आ रहा है। अच्छा, इत्तेफाक की बात है ये उन 2 जजेस में से जिन्होंने लिखा था कि जो बेंच का डिसीजन है उसके खिलाफ बात करो, ये उन में से एक है। अब मेरा सवाल उठता है कि जैसे हमने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पोजीशन को एक कंट्रोवर्शियल बना दिया है कि मेरा इस्तेकाक है, मैं आपको रखता हूं, उनको रखता हूं, उनको रखता हूं, उनको रखता हूं। मुझे मालूम है कि चारों के चारों लेफ्टिनेंट जनरल्स एट पार हैं, लेकिन उनमें से हो सकता है कोई किसी का मेरिट बेहतर हो, लेकिन मैं उन चारों में से एक को उठा लेता हूं। जो यहां पे आके होता क्या है, यहां पे जिस जज को मैं लेकर आना चाहूंगा वो ऑब्लाइज्ड हो जाएगा मेरे से। सही। अब वहां पे ये हो जाएगा, आप सोचे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑब्लाइज्ड हो जाए किसी पॉलिटिकल पार्टी से जो उसको लेकर आना चाहता है। इसका मतलब है अदलिया फिर टोटली इंडिपेंडेंट रह नहीं सकती। इसलिए अगर आपने सुप्रीम कोर्ट को इंडिपेंडेंट रखना है, चलो हाई कोर्ट को नहीं भी रखते, सुप्रीम कोर्ट को करना है, तो आपने ये सारी छांटी हाई कोर्ट के लेवल तक कर देनी है। पहले जज कौन एंटर हो सकता है हाई कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट के टॉप के 4 या 5 या 2 या 3 जजेस को आप ऊपर लेकर जाओगे। आप सबसे जूनियर को नहीं लेकर जा सकते। अगर सबसे जूनियर को लेकर जाओगे जिसने हाई कोर्ट में टाइम नहीं गुजारा, तो आजकल के चीफ जस्टिस वाला हाल देख ले। उन्होंने हाई कोर्ट में कोई नहीं किया, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले, मतलब डायरेक्ट चीफ जस्टिस बन गए हाई कोर्ट के, और फिर वहां, तो वो एक एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। अब यहां पे आके आप उसमें फिल्टर्स लगाएं। वंस यू आर इनटू सुप्रीम कोर्ट, आप अपने टेन्योर के लिहाज से जाए। ये इंडिपेंडेंस के लिए बहुत जरूरी है, इन माय पर्सनल ओपिनियन। आई एम नॉट अ लॉयर, लेकिन मुझे इतना पता है इंतजामिया के लिहाज से, अगर आपने इनको इंडिपेंडेंट रखना है तो आप इनको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, तो फिर आपने इनको इसी तरीके से रखना हो सकता है। सेनेटर साहब के एक मैकेनिज्म भी तो बनाया जा सकता है, हुकूमत के इख्तियारात की बजाय किसी कमेटी के इख्तियारात में हो, किसी चीज़ में, तब भी तो हो सकता है। नहीं करना नहीं चाहिए। आपने अगर उस इदारे को इंडिपेंडेंट रखना है और उस इदारे को बाकी बाहर के इन्फ्लुएंसेस से चेंज करना है। देखिए, इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट इदारा है, वहां पे आप एक बंदे को रखते हैं किसी ना किसी प्रोसेस से। वो देख ले पिछले 50-60 साल से क्या कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन। सारे इलेक्शंस हम कभी पीपल्स पार्टी को, कभी नून लीग को, कभी तहरीक इंसाफ को ब्लेम करते हैं ना कि इन्होंने, असल में तो धांधली इलेक्शन कमीशन कर रहे हैं ना। अगर आरटीएस बैठता है, आरटीएस इलेक्शन कमीशन ने बनाया है। अगर कोई और सिस्टम बैठता है, ये इस दफा जो भी एमपीएस सिस्टम था, अगर वो बैठा है तो इलेक्शन कमीशन की वजह से था। अगर धुन में कोई चीज हुई तो इलेक्शन कमीशन की वजह से हुई है। सारी चीजें तो इलेक्शन कमीशन कर रहा है। तो ये चीज हो जाती है, आपने अगर इंडिपेंडेंट करना है और ऐसे जगहों पे करना है, तो आपने वहां पे प्रोसेस ऐसे करना है कि गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस बीच में ना रहे, सही, पॉलिटिकल पार्टीज का बीच में इन्फ्लुएंस ना रहे। आपने वहां पे करना है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस हों, जजेस हो, वो 3 जजेस के पास 5 या 6 नाम चले जाएं, वो उनमें से किसी एक को पिक कर ले, ताकि इंडिपेंडेंट इदारे इंडिपेंडेंट रहे। आपने इसको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहे एक खास लेवल तक रहे, लेकिन उसके टॉप तक ना जाए, उधर से फिर इन्फ्लुएंस आता है। लेकिन फिर यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना जो भी तरीकाकार है उसमें सीरियसनेस आ जाए, लेकिन पार्लियामान भी तो एक सुप्रीम इदारा है ना। आइन तो पार्लियामान आप लोगों ने बनाना 9 और 10 सितंबर के बाद तो पार्लियामान सुप्रीम रहा ही नहीं।
तो अब नहीं है, अपने सुप्रीम नहीं है, नहीं है सुप्रीम। अच्छा, अगर सुप्रीम होता किसकी मजाल थी कि अंदर जाके लोगों को वहां से पकड़े? ये तो पहले आपके दौर में भी नहीं, उस वक्त लॉ नहीं था, उस वक्त लॉ नहीं था। लॉ बने जनवरी 2023 में। सही। तो उससे पहले तो गलत बात है, पर लॉ नहीं है। मैं जाता हूं, आपको अरेस्ट करता हूं, आप कहते हैं नहीं अरेस्ट कर सकते, मैं कहूंगा भाईजान कोई लॉ नहीं है मुझे रोकने का, मैं जहां मर्जी से जाके करूं। अब लॉ है, अब जो हुआ है वो अगेंस्ट द लॉ हुआ है। डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? ये मसला है। अब जो पार्लियामान है वो सुप्रीम नहीं है। आगे बोलिए। नहीं, तो अब पार्लियामान सुप्रीम है, पार्लियामान सुप्रीम नहीं इस डिबेट के साथ, लेकिन पार्लियामान आइन तो बना सकता है, आइन की तरमीम भी कर सकता है। देखिए ना, इस वक्त जो गवर्नमेंट है ना, उनकी ज़हनियत सुप्रीम है, ना उन्होंने पार्लियामान को सुप्रीम। और पता है पार्लियामान के ऊपर अटैक किसने किया है? किसने किया है? जाके पुलिस ने पकड़ा? नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने किया है। कैसे? ये पुलिस किसके अंडर आती है? वजीर दाखिला के अंडर। वजीर दाखिला किसके अंडर आता है? वजीर आजम के अंडर आएगा। तो फिर बगैर उनके ये चीज हरकत हो सकती है? अब आप यहां पे फर्ज करें, आप यहां के वो हैं सीईओ हैं, इनमें यहां पे किसी और को लाके गेस्ट लाके इधर बिठा सकता है? ये इस तरह से तो फिर आप पूरे आपके चेयरमैन जो हैं वो बहुत से मामलात में हुक्म देते ही नहीं हैं। नीचे कोई भी कुछ कर लें तो फिर उनका नाम तो नहीं लिया जा सकता कि आपके चेयरमैन ने ये कह दिया। कोई भी गलत काम आपकी पार्टी के अंदर कर दे, अगर चेयरमैन को देखे ना, चेयरमैन को पता चल जाए कि ये हुआ, चेयरमैन उस बंदे को यूं निकाल देता है या उस डिसीजन को यूं रिवर्स कर देता है। जब प्राइम मिनिस्टर को, आपने अभी तक कोई बयान प्राइम मिनिस्टर का देखा इसके बारे में? नहीं, प्राइम मिनिस्टर। तो फिर इसका मतलब है वो उनके साथ मिला हुआ है, उसी ने तो करवाया हुआ है। और जी ये लोग एक दूसरे के साथ, मुझे बात बताएं, मियां नवाज शरीफ के साथ उन्होंने क्या किया है? उनको इररिलेवेंट कर दिया है। तो हो सकता है वो खुद रिटायर होके बैठे हो ना, रेस्ट नवाज शरीफ जो लंदन से यहां आया है, इतनी तकरीर की, कबूतर उड़ाए, उनके हाथों से इन्होंने तोते उड़वा दिए, उनको पता नहीं चला। उनकी साहबजादी जो है वो वजीर आला है, उनके भाई वजीर आज़म है, उसको एक निवाला दे दिया, उसको निवाला दे दिया, ये लो झुंझुना। नहीं, अब ये जरूरी थोड़ी है, वो एक खास टाइम आता है, लोग रिटायर्ड होते हैं, चीजों में होते हैं। पॉलिटिक्स में आज तक कौन रिटायर हुआ है? बहुत से लोग रिटायर्ड हुए हैं आपके सूबे में। आसिफ अली जरदारी साहब रिटायर हुए? नहीं, आसिफ अली जरदारी साहब समझ रहे होंगे कि अभी रिटायरमेंट का वक्त नहीं है। आपका क्या मतलब है? मियां नवाज शरीफ, अगर मियां नवाज शरीफ रिटायर होता है तो वो अपनी पार्टी की सदारत के लिए इलेक्शन क्यों लड़ता है? अब वो हो सकता है कि बानी पीटीआई की तरफ छोड़े ना, डोंट डिफेंड हिम, यू आर नॉट हियर टू डिफेंड हिम, ठीक है ना? मैं तो ये कह रहा हूँ ना, हो सकता है ना, ये तो नून लीग है। लेकिन अच्छा एक चीज मुझे बताइए कि अभी आपके जो फैसला हुआ उस पर हम इबाहम की भी बात कर रहे थे, दूर हो गया। इलेक्शन कमीशन अब उसके पास फिर वापस आ गई। इलेक्शन कमीशन की हम कुछ खबरें देख रहे थे, वो कह रहे हैं कि अभी तहरीरी फैसला में मौसूल होगा, उसके बाद इजलास होगा, फिर हम करते हैं कि देखते हैं कि क्या होगा। अब आपके अरकान तमाम के तमाम आपके साथ हैं, उन्होंने हल्फनामा अपना दे दिया। बिल्कुल, कोई अब ऐसा नहीं है सिवाय एक के। हाँ, अच्छा, उसने नहीं दिया हुआ। एक की गुंजाइश अभी जो है वो कहीं ना कहीं डजंट मेक अ डाइम ऑफ अ डिफरेंस। एक नंबर से भी अगर वोट पूरा नहीं होता सेनेट के अंदर, तो मेरे ख्याल में नंबर अभी तो हो रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, मौलाना साहब देखिए, आपके साथ इस वक्त अख्तर मेंगल साहब की पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये मिल के इनके पास जो नंबर्स हैं, इनके पूरे 33 नंबर हैं, इनके नंबर्स पूरे होते ही नहीं है। 96 में से आप 11 माइनस कर दो, 87 रह के 87 में से ये माइनस कर दो, खत्म हो जाती है, ठीक है? इनको चाहिए। तो अगर मौलाना साहब मिल भी जाते हैं इनके साथ, जो कि वो नहीं मिलेंगे, मिल भी जाते तो इनके नंबर पूरे नहीं है। तो इस बेसिस पे मुझे पता है मौलाना साहब नहीं मिलेंगे। क्यों? अगर वो मिल गए तो खाओ, वो क्या है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तो और 12 आने। मैं आपको बात बता दूं, टाइम ये आ गया है, मौलाना साहब को ये रियलाइज हो जाएगा और हो गया है कि अगर वो मियाँ ये PMLN के, ये याद रखें, ये मनहूसियत की निशानी है, अगर उनके साथ मिल गए, जो पॉलिटिकल पार्टी उनके साथ मिली है वो सिवाय बदनाम होने के कुछ नहीं हुआ। अगर एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ मिली है, बदनाम हुई है। अगर इलेक्शन कमीशन उनके साथ मिला है, बदनाम हुआ है। अगर कोई चीफ जस्टिस उनके साथ मिलेगा, बदनाम होगा। मौलाना फजलुर रहमान बड़ा अक्लमंद आदमी है, जो उसने उनसे अपने आप को उनसे दूर कर दिया है, उसके ऊपर जा रहे हैं। आप देखते जाए ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो पीपल्स पार्टी ग्राफ नीचे जा रहा है। बिल्कुल भी साथ नहीं होंगे।
अगर उनके साथ तो देखिए, मुलाकातें, वज़ीर आज़म रात भी गए। अक्लमंद जितने नहीं, राब्ते तो हर एक के साथ हो सकते हैं ना, राब्ते पुराने राब्ते हैं, पॉलिटिशियंस हैं, और मौलाना फजल रहमान साहब तो हमारी तरह हैं भी नहीं ना, वो तो जरा अपने आप को जरा फ्लेक्सिबल रखते हैं बात करने के लिहाज से। हम जरा स्ट्रिक्ट, हम कहते हैं यार हमने चोरों से हाथ नहीं मिलाना, वो मिला लेते चोरों से हाथ, कोई मसला नहीं है। लेकिन बात ये है कि वो उन्होंने ये जज कर लिया कि इनके साथ नहीं जाना। अगर वो चले गए, मैं आपको ये बता देता हूं कि उनके हो सकता है कि जो उनके स्टूडेंट्स हैं वो भी उनके बारे में कहें कि सर आपने गलत किया है, उनके वोटर्स कहेंगे सर आपने गलत किया है। उनके ऊपर असल जो प्रेशर होगा वो अपने वोटर्स का होगा। बाकियों का प्रेशर अगर वो बाकियों का प्रेशर ले रहे होते तो वो अभी तक उनके ऊपर प्रेशर नहीं होगा, बहुत होगा। लेकिन उनके ऊपर जो असल प्रेशर है कि आप पीएमएलएन के साथ ना जाओ, वो उनके वोटर सपोर्टर्स का प्रेशर है। और ये याद रखें, ये 3 महीनों के लिए, 2.5 साल के लिए, फिर आपके साथ भी नहीं होंगे, उधर भी नहीं होंगे। देखिए मौलाना फजल रहमान साहब ने साफ कहा हुआ है कि हम पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ एज अलायंस पे नहीं है, हम इशू टू इशू उनके साथ जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे इस तरह है कि हम लोग अगर किसी जगह पे जा रहे, हम लोग हैं एट द एंड ऑफ द डे अपोजिशन अलग अलग है, लेकिन किसी एक जगह पे एक चीज़ पे हम कहते थे हाँ यार ये पॉइंट गलत है, और वो भी इस पे इत्तेफाक करते कि ये पॉइंट गलत है, हम उस इशू पे इकट्ठे होंगे। अदरवाइज हम लोगों का किबला अलग अलग है, हम लोग 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं विद डिफरेंट आइडियोलॉजीज, लेकिन हम इशू बाय इशू एक दूसरे के साथ को रिलेट करते हैं जहां हम लोग बराबर हैं कि भाई हाँ ये गलत है। वहां पे हम दोनों समझते हैं कि ये हुकूमत जो है ना, इस हुकूमत के पास मैंडेट नहीं है कि हुकूमत बनाए, ये जाली हुकूमत है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म बड़ा अहम है, लेकिन इलेक्शन कमीशन फिर भी कोई मामला निकाल लेता है, फिर पीटीआई। मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन के बुरे वक्त आ गए हैं। एक तो उन्होंने, मैं सेनेट में पार्लियामेंट्री अफेयर्स के जो स्टैंडिंग कमेटी है उसका मैं चेयरमैन करते हैं, ठीक है ना। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि हम पार्लियामान को जवाब दे नहीं है। जब आपने बुलाया था? जब मैंने बुलाया था। अच्छा। उन्होंने कहा कि हम पार्लियामान को जवाब दे नहीं है। मैंने चेयरमैन साहब को लेटर लिख दिया। हम सब मेंबर्स का ये इत्तेफाक था कि ठीक है, अगर नहीं है, हम आपको 50 अरब रुपए दिए भाई, ये 50 अरब रुपए कोई आपके पार्टी के लिए नहीं है, ये हमने देखना है कि आपने जो काम किया क्या है। और ये याद रखें, जब हुकूमत किसी को फंड देती है, हुकूमत उससे जवाब लेती है। तो उस लिहाज से 2-3 आर्टिकल्स ऐसे हैं जिसके तहत डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन्होंने हमें जवाब दे होना ही होना है। हाँ, मानते हैं कि वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन जब हम उनको पैसे देते हैं तो वो हमें जवाब दे हैं। तो आपको जवाब दे हैं, उन्होंने कहा हम जवाब दे नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात आ गए, अब सुप्रीम कोर्ट की वजाहत भी आ गई उसी मामले के हवाले से, आ गई है। अब इलेक्शन कमीशन जो है, अगर फिर भी कोई नहीं है, वो बीच में कुछ ना कुछ इधर उधर ढूंढते फिरेंगे। उनको भी बताने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, गंद कहां से पड़ता है, जहां हमारा लीगल माइंड जो है ना, जब वो गलत तरफ जाना शुरू हो जाए, रास्ते निकाले, जब गलत रास्ते आप ढूंढना शुरू कर देते हो ना, और ये लीगल माइंड ही करते हैं ये सारे। और हैं हमारे अंदर हर जगह पे अच्छे बुरे लोग हैं, हर जगह पे अच्छे बुरे लोग हैं, वो हैं, और वो बहुत ज्यादा इनके पास है। बेईमानी, इस मुल्क के साथ बेईमानी, इस मुल्क को तबाह करने वाले वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं सकम ढूंढते हैं। जैसे उन्होंने भुट्टो के केस में, मैं तो समझता हूं अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस में होता, मैं कहता एक तो गलत डिसीजन हुआ था, मतलब उसको नहीं कहता। मैं उन सारे के सारे जजेस को जो थे, मैं उनको नाम हटाओ जजेस से, हिस्ट्री से हटाओ, जिन्होंने गलत फैसला दिया। 3 जजेस 3-2 थे। एक बीच में जो था वो एडहॉक जज था, उसको डाला गया था वजन डालने के लिए। हम लोगों का मसला ये, देखिए हम तौल में क्या करते हैं, डंडी मारते हैं, या हम लोग डंडी मारते हैं हर चीज पे। आपकी पार्टी के हवाले से मैं आखिर सवाल हो गया, आपकी पार्टी के तमाम लोग इंटैक्ट हैं, बहुत ज्यादा बातें नहीं है, एक तो आपसी इख्तलाफात हो रहे हैं, दूसरा इधर उधर रास्ता नहीं मिल रहा। इस मसले में सारे एक साथ हैं, सब एक साथ हैं, कोई पीटीआई को नहीं छोड़ रहा। एक आध देखिए इस तरह है कि जो मैंने सुनने में आया कि 3-4 लोग हैं जिन्होंने, उनमें से 1-2 ने तो बयान भी दिया हुआ है कि उनकी फैमिली मेंबर्स, फीमेल फैमिली मेंबर्स को, देखें मिसोजिनिस्ट वो सारे कहते हैं कि भाई आप लोग इस किस्म के, वो अली अमीन गंडापुर के वो क्या था, उस बेसिस पे कहा हुआ था। यहाँ पे आप सोचें, आप मेम्बरान की बीवी, बेटी, बहनों को आप गायब कर रहे हैं,
अवा बराए तावान वोट दे दो हमें और उसके बाद अपने इनको रिकवर करा लो। अब इस किस्म के लोग हैं, अगर मैं हूं, मैं ऑनेस्टली वोट दे दूं, मैं अपनी इज्जत बचाऊंगा या वोट मैं कहूंगा भाड़ में गया ये सब कुछ सिस्टम। मतलब प्रेशर है किसी न किसी जगह बहुत पे, प्रेशर है, को बहुत प्रेशर है। सही। अच्छा, एक चीज़ मैं बस लास्टली, आपके जिस सूबे से आपका भी ताल्लुक है वो बड़ा अहम सूबा है, उसके वज़ीर आला डायरेक्टली बातचीत करना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं बातचीत करूंगा, मुज़ाकरात करूंगा अफगानिस्तान से। कर सकते, बातचीत कर सकते हैं वो। अच्छा। देखिए पॉलिसी और चीज़ें, वो पॉलिसी नहीं बना सकते, वो बातचीत कर सकते हैं। बातचीत मियां शहबाज शरीफ ने भी की हुई है, बिजनेस डील सब कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, पॉलिसी नहीं बना सकते। उन्होंने पॉलिसी नहीं बनाई, बातचीत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वफाक नहीं कर रहा तो मैं खुद अपने ताईं नहीं, देखिए ना मेरे प्रॉब्लम नहीं, रियासत के अंदर रियासत नहीं है, वो भी रियासत का हिस्सा है, पार्ट है, वो भी रियासत का हिस्सा है। अगर वफाक से नहीं आ रहा तो मैं तो अपना मसला ठीक करूंगा ना। अगर सीडीए आके आपके साथ वाला घर वाला आपके वहां पे डंप कर रहा है गलत काम और आपने सीडीए को कंप्लेन कर दिया, सीडीए से कोई नहीं आ रहा, तो आप उनसे बात तो करेंगे ना। सिंपल सी बात है। प्रॉब्लम हमें हो रही है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलन अन रइयतिही, तुम में से हर एक निगहबान है और उससे रैयत के बारे में पूछा जाएगा। वो अपनी रैयत के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसको वफाक से जुड़े तो रहना है ना, बगैर उसके तो उन्होंने कब कहा मैं वफाक से अलग कर होके जा रहा हूं? उन्होंने कहा अगर आप लोग बात नहीं करते मैं बात करूंगा, या आप लोग मुझे बात बताएं, क्या बिलावल भुट्टो गया था बात करने? क्या इसहाक डार गया उनसे बात करने? जब आपके फॉरेन मिनिस्टर्स जा ही नहीं रहे हैं तो फिर मैं तो करूंगा। मेरा तो मसला है रोजाना के मेरे लोग मर रहे हैं, रोजाना के लिहाज से मर रहे हैं। मैं जस्ट बिकॉज के आप लोग डरे हुए हैं उधर जाने से, तो मैं अपने लोगों को वो ना करूं। बहुत शुक्रिया। सेनेटर हुमायूं अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कुछ बात करेंगे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। एक तरफ मामला है आईनी तरमीम का जो हुकूमत लाने जा रही है, और दूसरी जानिब मामला ये है कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो फैसला मुख्तसर आया उसकी वजाहत भी सामने आ गई। इबहाम दूर करना बहुत बिल्कुल इसकी जो टाइमिंग है वो बड़ी डिफरेंट है। और अब क्या होगा, कानूनी राय जानेंगे। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान हैं, और माहिर कानून जहांगीर जदून साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। जदून साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जदून साहब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये इबहाम दूर करना काफ़ी लेट हुआ, अब हो गया, अब इलेक्शन कमीशन के दोबारा से मामला यहाँ पर आ गया, क्या होगा? एक तरफ वो जो सरप्राइज़ रखा गया था कि जो लोग आज़ाद हैं, जो मुनहरिफ हैं, किसी न किसी तरह इनका वोट होगा तो आईनी तरमीम हो जाएगी। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम दे दिए तो अब हुकूमत तो नंबर नहीं पूरे कर पाएगी, अभी भी उनके पास मार्जिन है कि इलेक्शन कमीशन जब तक नोटिफाई नहीं करता तब तक ही मामला नहीं होगा। देखिए, इलेक्शन कमीशन को तो फिल फोर नोटिफाई करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज भी डायरेक्शन दी, पहले भी दी है। तो अगर इलेक्शन कमीशन नहीं नोटिफाई तो स्टेट में सुप्रीम कोर्ट को मेरे ख्याल में कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू कर दी जाएगी। अब इससे ज्यादा जो है एक वो आईनी इदारा है, और सुप्रीम कोर्ट अगर बात नहीं मान रहा तो वो एक बहुत बड़ी मेरे ख्याल में कंटेम्प्ट कर रहा है और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस के जुमरे में आता है। और फुल फोर सुप्रीम कोर्ट को अगर अगले 24 आवर्स में वो नहीं इशू कर ला तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन अब एक अदारा जो है वो किसी की चाबी पे या किसी कहने पे ऑर्डर नहीं मानता सुप्रीम कोर्ट का, कल को तो कोई ताकतवर खड़ा हो जाएगा कि मैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानता, तो फिर इस मुल्क के अंदर पहले ही रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन की अमलदारी नहीं है, तो फिर एनार्की फैल जाएगी, फिर तो कोई भी बंदा किसी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो इन हालात से बचने के लिए इस मुल्क को रूल ऑफ लॉ के नीचे आने दें, और कानून की और आइन की अमलदारी के लिए जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो फौरन इस पे अमल दरामद करे, और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने उसको डायरेक्शन दी है मानो ऑन लेटर एंड स्पिरिट में उस पे अमल करे। आईनी इदारा है अजहर सिद्दीक साहब इलेक्शन कमीशन, तो एक इदारे के खिलाफ भी तो आईनी अदालत का मामला हो सकता है कि उसके अपने जो मेंबरान हैं वो हाई कोर्ट के जजेस के बराबर उनका भी इख्तियार है। बहुत शुक्रिया। हाई कोर्ट के जजेस के बराबर के ऊपर। अच्छा, वैसे ही आपको पता है अटॉर्नी जनरल भी आइन में लिखा हुआ है, ऑडिटर जनरल भी आइन में लिखा हुआ है, फिर इसी तरह से
अपना वजीर आजम का ओहदा भी आइन में लिखा हुआ है, वजीर आजम भी आइनी होता है ना जी। और सदर पाकिस्तान भी चले, मैं बताता चलो, वजीर आजम थे यूसुफ रज़ा गिलानी और तौहीन अदालत की थी, उनको घर मैंने भिजवाया था, रिपोर्टेड जजमेंट है मेरी। आज यानी अपना आसफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान थे उस वक्त, तौहीन अदालत की मैंने दरखास्त दी। तो लेकिन ये मैं आप क्लियर कर दूं आपको, वो शायद जजमेंट नहीं पड़ी, तो ये दो चीजें मैं बड़ी वजाहत के साथ बताता चलूं। यानी मैं कोई यहां तक ऐसे नहीं पहुंचा। 12 जुलाई का फैसला नहीं हो रहा था। टेकिंग अवे सिंबल इज बैनिंग अ पार्टी की, जैसे आमिर फारूक साहब के पास 2 आईनी दरखास्तें चल रही थी। पहला ऑर्डर 25 जुलाई को किया, उनसे पूछा गया बार बार आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद क्यों नहीं कर रहे, तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 25 जुलाई को कहा कि इसमें बेटर स्टेटमेंट फाइल करें। फिर 6 अगस्त को भी रिपीट किया गया, उसकी तारीख है 19 सितंबर। तो यानी इलेक्शन कमीशन कहे कि मैं पीछे छुपना चाहता हूं, वो नहीं है। फिर एक और ऑर्डर मैंने लाहौर हाई कोर्ट से कराया, जैसे रजा कुरैशी साहब से, आइन के आर्टिकल 187(2) के तहत, 187(2) के तहत अगर फैसला सुप्रीम कोर्ट अमल दरामद ना हो रहा तो मुतलका हाई कोर्ट कर सकती है। वाज़े तौर पर लिखा 30 अगस्त को, और कल ही एक समाअत थी 12 तारीख वाले दिन लाहौर हाई कोर्ट के सामने। तो वहां इलेक्शन कमीशन छुप रहा था तरमीम के पीछे, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने वो क्लियर कर दिया। तो ये सेक्शन 104 या 66 की तरमीम नहीं है, ये आइन के आर्टिकल 51 और 106 के तहत है। भाई मेरा हक है, आइन के आर्टिकल 17 के तहत मेरे लोग जीते हैं, भाई आप कौन है। और इसका इतलाक भी क्लियर हो गया कि माजी से होना है। जिस तरह तहरीके अदम एतमाद का इतलाक जो है आपको पता है, वो 3 अप्रैल को रिजेक्ट हुई थी, 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, 9 अप्रैल को घड़ियां पीछे गई थी, और 3 अप्रैल को जाकर वो फैसला हुआ था। इसी तरह ये फैसला जो है इतलाक जनवरी से है, जब सिंबल ले लिया गया। यानी यहाँ 8 जजेस का भी जिक्र है, 2 का भी जिक्र है। मैं जहांगीर जदून साहब से कल के हवाले से, अब आईनी तरमीम का कहा जा रहा है जदून साहब के वो कल हुकूमत लाने जा रही है, इत्तेहादी जमातें भी उनके साथ आ रही हैं। जहांगीर जदून साहब, अगर ये आईनी तरमीम आ जाती है, वोट काउंट कर लिए जाते हैं, सेनेट में भी हो जाते हैं, नेशनल असम्बली में भी हो जाते हैं, तो तब क्या मतलब फिर उसमें 63A जिसमें जस्टिस उमर बंदियाल साहब ने वो फैसला आया था, उसका इत्तलाक होगा? देखिए, अब डिपेंड करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो इस तरह लाई जा रही है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, तो इसको अब आप रेट्रोस्पेक्टिवली लाते हैं या प्रोस्पेक्टिवली लाते हैं। तो वैसे तो जरिस्प्रूडेंस ये सेटल है कि अगर आप कोई रेट्रोस्पेक्टिवली लाते हैं तो वो बेनिफिशियल लेजिस्लेशन होनी चाहिए आवाम के लिए और पब्लिक इंटरेस्ट में। तो अगर पब्लिक इंटरेस्ट में और आवाम के लिए बेनिफिशियल लेजिस्लेशन या आईनी तरमीम नहीं है तो उसको आप रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब इसमें भी देखते हैं कि अगर वो 63A में लाते हैं, मेरा वैसे पहले इस पे, क्योंकि उन्होंने ये वाला जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था, मेरा जाती तौर पे उससे इख्तलाफ था कि अगर वोट काउंट ही नहीं हुआ तो आप उसको डिफेक्शन क्लास में बिल्कुल, उन्होंने एक आइन को बिल्कुल उसके अंदर रीराइट कर दिया जी कि आप वोट डाला ही नहीं है, आपने ऑफेंस किया ही नहीं है, तो उसकी आपको सजा दे दी जाती है। तो ये मेरे ख्याल में, मेरी जाती राय में, उसकी नजरसानी की दरखास्त भी मौजूद है। जी नजरसानी की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो बाकी देखें, आईनी तरमीम जो है वो पार्लियामेंट का राइट होता है, लेकिन आईनी तरमीम का वजूहात देना या उसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आईनी तरमीम में उसमें डिबेट बड़ी जरूरी है। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 18 अमेंडमेंट पे, 21 अमेंडमेंट के, लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी तरमीम आ रही है, या लोगों को, जो लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं या उसके अंदर जो स्टेक होल्डर है, उनको आईनी तरमीम का पता होना चाहिए। अगर आप रात के अंधेरे में आईनी तरमीम ला रहे हैं, या आपके ट्रेजरी बेंचों को नहीं पता कौन सी आईनी तरमीम आ रही है, अपोजिशन को तो बिल्कुल नहीं पता है, या जो दूसरे स्टेक होल्डर है, अगर आपने जुडिशरी के बारे में आईनी तरमीम करनी है तो एटलीस्ट वो कला को पता होना चाहिए, जुडिशल जो फोरम पे लोग काम करते हैं उनको पता होना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप लाएंगे तो हो सकता है वो फिर आईनी तरमीम जो है वो चैलेंज हो जाए और फिर वो भी सस्टेन न कर सके जी आपने जिस तरीके से अडॉप्ट किया है वो गलत किया है। सही। तो अगर आपके पास बंदे पूरे नहीं है, आपने बंदे किसी और तरह से पूरे कर लिए तो उस पर भी फिर क्वेश्चन मार्क उठ जाएगा। लेकिन ये है कि बंदे अगर पूरे किए जाते हैं तो उसके बाद मामला के, छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अजहर सिद्दीक से बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर वो क्या हैं, और इसके बाद अगर ये बंदे पूरे होते हैं तो फिर क्या हो सकता है। ब्रेक लेते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि टाइमिंग जो है और ये जितनी भी आईनी तरमीम हो रही है उसके पीछे मखसूस मकासद हैं, लेकिन एक सवाल आज ये भी हो रहा था कि ये इबहाम दूर करने के हवाले से बहुत देर होगी। एक तो तफसीली फैसला आ जाना चाहिए था, फिर इबहाम दूर करने की भी टाइमिंग बड़ी अजीब है। तो ये टाइमिंग ही दोनों तरफ बड़ा मुख्तलिफ रंग दिए हुए है। अजहर सिद्दीक साहब, अच्छा देखिए, मुदस्सिर एक बात तो मैं बड़ी वजाहत है कि कोई बहाम नहीं है जजमेंट में। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने तो बड़ा वाज़ेह कहा कोई देखिए, मैं छोटी सिंपल सी बात बताऊं। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिंबल गलत लिया गया, वो कह दिया, वो 11 जजेस ने कहा, यानी ये नहीं है वो 13 में से 11 जजेस ने कहा, तो वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आइन का आर्टिकल 51। अब देखें वजह क्या है, प्रोपोर्शनेट के मुताबिक मिलनी ना, मेरा जितना हिस्सा है मेरा उससे ज्यादा तो नहीं दे सकते ना। ये तो पाकिस्तान यानी माले गनीमत समझना एक अलहदा बात है। तो ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें हैं, अभी सेनेट के इलेक्शन हुए नहीं, यानी अभी हाउस खाली पड़ा है। आइन तो इलेक्शन कमीशन तोड़ रहा था। इलेक्शन कमीशन के किसी स्टेज के ऊपर याद रखिएगा तौहीन अदालत इस पर लगनी है, और मैं इसीलिए पढ़ रहा था उसका ऑर्डर। ओके, इसका ये एक्ट जितना भी है लिखा हुआ मिनिस्टेरियल एक्ट है। Nonetheless, the continued failure of and refusal by the commission to perform is legally binding obligation may, as noted above, have consequences, mean contempt of court. This obligation must be discharged forthwith. मैंने जब आपका प्रोग्राम अभी चल रहा है, मैंने इलेक्शन कमीशन को एक रिप्रेजेंटेशन दे दी और अभी ईमेल हो गई है जब मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, और वो तौहीन मैंने कह दिया है कि आप तौहीन अदालत कमिट कर रहे हैं फोर्थ। अभी ये तो रातों को भी बैठती है ना, ये तो संडे वाले भी छुट्टी नहीं करते। फौरी तौर पर आप जो भी कोई लिस्ट से जारी करनी है, मिनिस्टेरियल एक्ट है, क्लर्कों का काम है। इलेक्शन कमीशन ने क्लर्की वाला काम करना है, वो क्लर्की वाला काम करके फारिग हो और अगली बात आ जाए जो बड़ी अहम बात आपने की है। देखें, एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर आपको साहब बता दूं कि ये जो भी तरमीम की जा रही है ये पर्सन स्पेसिफिक और सर्टन बेनिफिट लेने के लिए की जा रहे हैं, और एस्टैब्लिशमेंट सारे मामले के पीछे है। 4 वजह समझ लीजिएगा। क्या इन्होंने लोअर जुडिशरी में, सेशन में, हाई कोर्ट में, सेशन में और सिविल कोर्टों में मुकदमा तेज सुनाने के हवाले से या जजेस की तादाद बढ़ाने से नहीं किया। हाई कोर्ट में तादाद अभी खाली पड़ी है जजेस की, क्या वो पूरी की है? नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में 3% तो केस आते हैं, तो 3% कितनी टेंशन और परेशानी किस बात की है? कितने लोग सड़कों पे निकल के आ गए जिन्होंने एहतजाज किया हो, आपके सामने है। ये चाह क्या रहे हैं? अभी एक तो खबर मेरे पास आ गई है कि जजेस की रिटायरमेंट की एज नहीं मार रहे। मौलाना फजलुर रहमान शायद मान गए हैं इस बात के ऊपर, लेकिन एक खतरनाक काम करने जा रहे हैं। वो जा रहे हैं कि जैसे जैसे हाईकोर्टों में किया है कि 3 जजेस में से 1 जजेस लगाएंगे, चूंकि वहां आइन में नहीं था। यहाँ 18वीं तरमीम जब लाए तो 18वीं बड़ी डेलिब्रेशन हुई। पता है आपको कितनी बड़ी लंबी डिबेट बनी, कमेटियां बनी, रिपोर्टें आई। ये जो आईनी तरमीम लाना चाहते हैं, किसी को पता है? किसी को ख्वाबों में भी नहीं पता। यानी वो कहां छुपा के रखी है, किसने छुपा के रखी है? एक अजहर साहब एक चीज जो अभी डिस्कस हो रही है, अभी वल्लाह अलम बिस्सवाब कल क्या चीजें आती हैं कि एक पैरेलल एक नई एक अदालत होगी 5 जजेस पर मुश्तमिल आईनी अदालत के, आईनी मुकदमात वहां सुने जाएंगे, बाकी सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो उसी तरह से अपने मुकदमात सुनते रहेंगे। ये भी एक ऑप्शन हो रहा है, तो ये भी तो हो सकते हैं कि मामला हो जाए। नहीं, आइन के आर्टिकल 175 जो एज इट इज स्टैंड है, ये अदलिया की आजादी को टार्निश करने की कोशिश है, तोड़ने को। और देखें, हम तो आज भी अलहदा है भाई, 184(3) के तहत कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है और इन्हें जुरिसडिक्शन को सुनती है। बाकी 185 के तहत अपीलें सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी वो बेंचेस अलहदा बनते हैं, वो अलहदा सुनते हैं। तो ये और हाई कोर्ट के क्या फिर हाई कोर्टों में भी बनाएंगे? यानी हाई कोर्टों में भी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाएंगे बैठकर? तो आप सुप्रीम कोर्ट को कर देंगे, फिर तो आपको हाई कोर्ट में भी बनाना पड़ेगा। और हाई कोर्ट में ऑलरेडी आर्टिकल 199 और 180 जितनी भी ये तरमीम करने जा रहे हैं, या एक हाई कोर्ट जगह जब हाईकोर्ट से जजेस ट्रांसफर करने का मसला था, उस वक्त मशरिकी और मगरबी पाकिस्तान का मसला था। तो अब तो एक यानी आप एक सूबे से दूसरे सूबे में ये मैराफिडी नजर आ रही है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस ये डिस्टर्ब करना चाहते हैं, और आपने वो सारे मामला और हालात और वाकया देख लिए हैं। तो ये वाली तरमीम, लेकिन सर लेकिन बाय बुक तो पार्लियामान के पास तो इख्तियार है कि ना, फिर वो आईनी तरमीम कर भी ले। ना, मैं फिर बताता चलूं, इख्तियार है लेकिन राइडर बड़े लगे हुए हैं। बुनियादी हकूक के खिलाफ नहीं बन सकता, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ नहीं बन सकता, ट्राइकॉटमी ऑफ पावर के प्रिंसिपल के खिलाफ नहीं बन सकता। यानी ये नहीं है। और वो वाली पार्लियामेंट जिसके बाद जो पूरी की पूरी अंडर चैलेंज है फॉर्म 45 और 47, यानी इन्हें जल्दी किस बात की है?
यानी आईनी तरमीम लाना भी चाहते हैं तो इन्होंने तो केस अपना खुद खराब कर लिया है। अवाम को बताएं, पब्लिक को बुलाएं, स्टेक होल्डर आए, पूरी दुनिया में जो आइन पे तरमीम करने का कॉन्सेप्ट है वो लेकर जाए तो हमें कोई इतराज नहीं होगा। लेकिन ये जो काम करने जा रहे हैं और खुदा ना खास्ता ये मुल्क में जमहूरियत तबाह करने जा रहे हैं, सियासी जमातें तो कंप्रोमाइज हो चुकी हैं, इन्हें अंदाजा ही नहीं है कि आप बड़ी मुश्किल से इन्होंने मिसाके जमहूरियत किया था और आज क्या करने जा रहे हैं, मिसाके तबाही पे दस्तखत करने जा रहे हैं। आप तरामीम करके आप लेना क्या चाह रहे हैं कि वो जो इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है ना उसको तवालत कैसे चले अब देनी है? ये अब देखना है कि किस तरह से कल पार्लियामान में मामलात को लेकर आगे चलते हैं, किस तरह से तरमीम के आएंगे। वोट बैंक जो है वो सियासी जमातों के पास तो है लेकिन नंबर गेम बड़ी मुख्तलिफ नजर आती है। बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद थे। जहांगीर जदून साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे कानून प्रोग्राम इकबाल को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।